नमस्कार, जयतु भारतः जीएसटी एंड अदर लॉज डिस्कशन एंड एनालिसिस के आज के अंक में आपका स्वागत है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स ने रिफंड से रिलेटेड कुछ इश्यूज को क्लैरिफाई करता हुआ सर्कुलर नंबर 166/22/2021 जीएसटी इश्यू किया है। सेक्शन 54 रिफंड से संबंधित है। इसका सब सेक्शन 1 का प्रोविजो यह दर्शाता है, प्रोवाइडेड दैट अ रजिस्टर्ड पर्सन क्लेमिंग रिफंड ऑफ एनी बैलेंस इन द इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर in accordance with the provisions of subsection 6 of section 49। अर्थात जो रजिस्टर्ड पर्सन का इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर है उसमें जो भी बैलेंस पड़ा है उसका रिफंड सेक्शन 49 के सब सेक्शन 6 के अनुसार लेने के लिए जो रिटर्न फर्निश किया जाता है सेक्शन 39 उसी में वह रिफंड एप्लीकेशन कर देगा। यह जो अभी नया सर्कुलर 166/22/2021 जीएसटी जारी किया है उसमें कई पॉइंट इसी रिफंड से रिलेटेड है। सबसे पहला इश्यू यह है कि जो सेक्शन 54 का सब सेक्शन 1 है जिसमें टाइम पीरियड 2 वर्ष का दर्शाया गया है जिसके अंदर रिफंड क्लेम फाइल किया जा सकता है रेलेवेंट डेट से, क्या वह समय सीमा या टाइम पीरियड जो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के अंदर कैश बैलेंस पड़ा है उसके रिफंड के लिए भी लागू होगी? तो उसका क्लैरिफिकेशन है, नहीं, यह समय सीमा 2 वर्ष की इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में जो कैश बैलेंस पड़ा है उसके रिफंड के लिए लागू नहीं होगी। यहां पर यह समझना आवश्यक है, जो समय सीमा सेक्शन 54 के अंदर दर्शाई है वह टैक्स या इंटरेस्ट, पेनल्टी इत्यादि पे कर दी है गवर्नमेंट को और उनके पास से वापस रिफंड लेना है, उसके लिए वह समय सीमा है। यह जो अमाउंट इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में है वह तो टैक्स पेयर ने अपने ही इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में एक डिपॉजिट की तरह जमा करवाई हुई है जिसमें से वह ड्यूटी, इंटरेस्ट या पेनल्टी भरने के लिए उपयोग कर सकता है। तो जो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के अंदर पैसा पड़ा है वो एज अ डिपॉजिट पड़ा है और उसको रिफंड लेने के लिए यह 2 साल की समय अवधि लागू नहीं पड़ेगी। सेकंड इश्यू भी इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के अंदर जो एक्सेस बैलेंस पड़ा हो उसके रिफंड से संबंधित ही है। क्या इस प्रकार के रिफंड के लिए रूल 89 के सब रूल 2 के क्लोज एल और एम में दर्शाए हुए डिक्लेरेशन या चार्टर्ड अकाउंटेंट का सर्टिफिकेट जहां पर 2 लाख रुपए से अधिक का रिफंड हो वह आवश्यक है क्या? इस प्रकार का डिक्लेरेशन और सर्टिफिकेट अनजस्ट एनरिचमेंट से रिलेटेड है, जिसका अर्थ यह होता है कि जो ड्यूटी या इंटरेस्ट का रिफंड मांग रहे हैं उसका इंसिडेंस या उसका बर्डन अन्य व्यक्ति पर पास ऑन नहीं किया है, इसका डिक्लेरेशन या सर्टिफिकेट। इसका भी जो क्लैरिफिकेशन दिया है वह यही है कि इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में जो एक्सेस अमाउंट पड़ी है उसका रिफंड लेने के लिए अनजस्ट एनरिचमेंट से रिलेटेड कोई भी डिक्लेरेशन या सर्टिफिकेशन देने की आवश्यकता नहीं है, जैसा मैंने पहले भी बताया, क्योंकि यह तो टैक्स पेयर का खुद के ही इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में एक डिपॉजिट के रूप में अमाउंट पड़ी है, तो इसमें इंसिडेंस ऑफ टैक्स किसी अन्य को पास ऑन करने का कोई प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। तो यह यहां पर क्लैरिफिकेशन दिया है, इस प्रकार के सर्टिफिकेशन की या डिक्लेरेशन की कोई आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट इश्यू है जो सेक्शन 51 या सेक्शन 52 के अंतर्गत टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स या टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स के रूप में जो अमाउंट डिडक्ट या कलेक्ट की जाती है वह टैक्स पेयर के इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में जमा की जाती है। इस प्रकार से जो अमाउंट डिडक्ट या कलेक्ट की गई है और इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में जमा की गई है, क्या इसका रिफंड भी टैक्स पेयर ले सकता है? इसका स्पष्टीकरण यही दिया गया है कि इस प्रकार से जो टीडीएस या टीसीएस के अंतर्गत जो भी अमाउंट टैक्स पेयर के इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में जमा की गई है वह उसी प्रकार से मानी जाएगी जैसे टैक्स पेयर ने स्वयं ने अपने इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में जमा करवाई हो, और उसके बाद में टैक्स पेयर अपना टैक्स भरने के लिए या तो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में से रकम उपयोग में ले सकता है
या इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में से रकम उपयोग में ले सकता है। इसके बाद में यदि इलेक्ट्रॉनिक केस लेजर में जो भी अमाउंट बच जाए उसका रिफंड टैक्स पेयर ले सकता है। यहां पर यह जानना बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा कि जब से जीएसटी कानून बना तभी से यह प्रोविजन था कि जो टीडीएस या टीसीएस के अंतर्गत जो अमाउंट डिडक्ट या कलेक्ट होगी वह टैक्स पेयर के इलेक्ट्रॉनिक केस लेजर में जमा होगी, जिससे टैक्स पेयर की यदि टैक्स भरने की, जीएसटी भरने की लायबिलिटी न आए तो उसका रिफंड लेने में उस टैक्स पेयर को कोई परेशानी न हो। यदि यही अमाउंट इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में जमा होती तो उसके रिफंड से रिलेटेड प्रोविजन अलग रहते और उसमें टैक्स पेयर को परेशानी आ सकती थी। लेकिन क्योंकि टीडीएस और टीसीएस से रिलेटेड जो भी अमाउंट है वह इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में जमा होती है, तो ड्यूटी भरने के बाद जो भी अमाउंट बच जाती है वह टैक्स पेयर इजीली, जैसे उसने स्वयं ने अपने इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में कैश जमा कराई हो, उसी प्रकार से इस बैलेंस को भी वह रिफंड के रूप में प्राप्त कर सकता है। नेक्स्ट इश्यू डीम्ड एक्सपोर्ट के संबंध में जो रिफंड क्लेम फाइल किया जाता है उससे रिलेटेड है। यहां पर क्वेश्चन यह है कि सेक्शन 54 के एक्सप्लेनेशन 2 का क्लॉज बी यह रेलेवेंट डेट दर्शाता है कि डीम्ड एक्सपोर्ट के केस में रिटर्न फाइलिंग की डेट से 2 साल के अंदर रिफंड क्लेम फाइल करना चाहिए। अब डीम्ड एक्सपोर्ट के केस में सप्लायर भी रिफंड एप्लीकेशन कर सकता है और रिसिपिएंट भी रिफंड क्लेम फाइल कर सकता है। तो यहां पर प्रश्न यह है कि किसके द्वारा फाइल किए गए रिटर्न से रेलेवेंट डेट गिननी है। यहां पर यह क्लैरिफिकेशन देते हुए सबसे पहले सेक्शन 54 के एक्सप्लेनेशन 2 का क्लॉज बी को दर्शाया है, जिसमें लिखा है इन द केस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स रिगार्डेड एज डीम्ड एक्सपोर्ट्स वेयर अ रिफंड ऑफ टैक्स पेड इज अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ द गुड्स द डेट ऑन विच द रिटर्न रिलेटिंग टू सच डीम्ड एक्सपोर्ट इज फर्निश्ड। जहां पर इस प्रकार के सप्लाई ऑफ गुड्स को डीम्ड एक्सपोर्ट माना गया है और रिफंड अवेलेबल है, तो जिस तारीख को इस प्रकार के डीम्ड एक्सपोर्ट से रिलेटेड रिटर्न फर्निश किया गया है उस तारीख से रेलेवेंट डेट माना जाएगा। तो इसी के संदर्भ में यह क्लैरिफिकेशन दिया गया है कि जो रेलेवेंट डेट एप्लीकेबल है वह सप्लायर के द्वारा जो रिटर्न फाइल किया गया है उसी को रेलेवेंट डेट माना जाएगा, चाहे रिफंड एप्लीकेशन सप्लायर करे या रिसिपिएंट ऑफ गुड्स करे। और क्योंकि जो डीम्ड एक्सपोर्ट से रिलेटेड ड्यूटी भी भरी जाती है वह सप्लायर के द्वारा रिटर्न फाइल करने पर ही भरी जाएगी, इसलिए भी सप्लायर के द्वारा जो रिटर्न फाइल किया गया है तब से ही रेलेवेंट डेट की गणना करनी है। तो इस प्रकार से रिफंड से रिलेटेड ये कुछ क्लैरिफिकेशन इस नए सर्कुलर के द्वारा दिए गए हैं। आज के अंक में बस इतना ही। धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आपको और किसी जीएसटी रिलेटेड विषय पर जानकारी चाहिए विशेषतः तो कमेंट्स में लिख सकते हैं। जय हिंद।